गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैं गीतिका। एसएसटी की क्लास आपकी। एसएसटी की क्लास में आज अपन ज्योग्राफी में अपवाह तंत्र का लेसन पढ़ेंगे। अपवाह से अर्थ यही है कि यानी कि बहता हुआ जल। यह भाग जिसका कि जो किसी भी निकास में जैसे कि झील में, समुद्र में, महासागर में होता हुआ वह कोई नदी अपनी सहायक नदियों के द्वारा जिस क्षेत्र से लाकर आगे बढ़ती है उसको प्रवाह क्षेत्र या नदी द्रोणी या जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। भारत के अपवाह तंत्र के मानचित्र से पता चलता है कि यह एक पर्वतीय व उच्च भूमि है और यह पर्वतीय भाग जो कि जल विभाजन का कारण भी बनता है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण अरावली पर्वतमाला और उच्च उत्तर की भाग की सिंधु गंगा द्रोणियों को अलग करने का जल विभाजन का काम भी वह करती है। यह भारत के अपवाह तंत्र में दो भाग शामिल हैं, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप की नदी क्रम। हिमालय की नदियों का जो भाग है वह बारहमासी नदियां यानी कि वह पूरे महीने बहती रहती है। हिम का भाग जो कि पिघलकर जल के रूप में प्राप्त होता रहता है। हिमालय की नदियों में भी तीन नदियां मुख्य हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी क्रम, जो कि नदियों के पर्वतों को काटकर महाखंडों को, गार्ज को व समुद्र तक मुहाने तक वह एक लंबा मार्ग तय करके पहुंचती है और अत्यधिक मात्रा में निक्षेपण पदार्थ भी लेकर जाती है। अपक्षय और निक्षेप की प्रक्रिया जो है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अपक्षय की प्रक्रिया जो कि किसी भी चीज़ का टूटना व अपने स्थान से हटने की प्रक्रिया कहलाती है अपर्दन की प्रक्रिया, और जहाँ पर वो जाकर इकट्ठित होती है तो वो प्रक्रिया कहलाती है निक्षेपण की प्रक्रिया। यह एक जल विभाजन का जो अरावली पर्वतमाला का जो भाग है जो कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ व गंगा की जो नदियाँ हैं उनको अलग करने का कार्य करती है। इसी प्रकार वह नदी विसर्प आदि भी बनाती है। कुछ ऐसी आकृतियाँ जो कि नदी विसर्प, गोखुर झील, बाढ़ का मैदान आदि डेल्टाओं का निर्माण भी यह नदियाँ व स्थलाकृतियों का भाग कहलाती हैं। नदियों की अवस्था जैसे युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और जीवनावस्था। युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और जीवनावस्था, जिसमें कि अधिकतर नदियाँ अपनी शिप्रिकाओं के द्वारा, शिप्रिकाएँ यानी कि अपनी जो विसर्प के द्वारा वह अपने झील में जब वह बहती है, अपनी धारा में जब वह बहती है तो उसकी अवस्था में वह दूसरी अवस्था में आकर वी पहली अवस्था में वह वी आकार की घाटी का निर्माण करती है और जब वह प्रौढ़ा अवस्था में बहती है, जब वह नदी के मध्य भाग में बहती है तो वह एक प्रकार से यू आकार की वह गार्ज की आकृति का निर्माण करती है। और तीसरा जो भाग है वह गोखुर झील का, वह डेल्टा के निर्माण के समय या निक्षेपण के समय तो वह प्रक्रिया जलोढ़ मैदान की प्रक्रिया कहलाती है। यह गोखुर झील का भाग जिसमें कि नदी क्रम अपने आप विसर्प के भाग में वह चलता रहता है और जब हमें अलग से वह झील नज़र आने लगती है, अलग से वह पानी मध्य भाग के अंतर्गत हमें नज़र आता है तो वह गोखुर झील कहलाती है। बाढ़ से निर्मित मैदान वह भाग जो कि नदियों के बहाव के कारण अपनी धारा में न बहकर, अपनी वाहिकाओं में न बहकर वह इधर उधर भूमि के अंदर बहने लगता है, वह बाढ़ का मैदान की प्रक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार आगे हम अपवाह प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे कि बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में जो गिरने वाला भाग है वह नदियों का जो स्वरूप है वो किस प्रकार अपवाह प्रतिरूप भी बनाते हैं। अपवाह प्रतिरूप से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के प्रदेश में विशेष प्रकार की नदियों की सहायक नदियों का आकार जो है वो विशेषता बताता है तो वह अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। यह सबसे पहले हम पढ़ेंगे ध्रुमिक वृक्षाकारी अपवाह प्रतिरूप, जिसमें कि समान संरचना वाले भूभाग में सहायक नदियाँ भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर यानी
अलग अलग दिशाओं से आकर जब वह मिलती हैं तो वह द्रोमिक व आकृति की कुछ वृक्ष आकृति के प्रतिरूप कहलाती हैं। इसी प्रकार जालीनुमा आकृति कोमल और कठोर शैलों के साथ जब वह मिलती हैं तो एक उपसहायक नदियों के द्वारा वह समकोण पर बनाती हैं, तो वह आकृति जालीनुमा आकृति कहलाती है। आयताकार आकृति के अनुसार अपवा प्रतिरूप, ये चट्टानों में आयताकार संधियां उपस्थित होती हैं और इनके द्वारा जहाँ पर चट्टानें कोमल होती हैं तो वहाँ पर नदियों का क्रम यानी कि नदियाँ जो हैं वो अपना अपवाह प्रतिरूप कहलाती हैं। और ये अपवाह प्रतिरूप जब कभी प्रवाह प्रणाली में ऊंचे स्थान पर छोटे क्षेत्र से निकलने वाली वह नदियाँ छोटे छोटे मार्गों में प्रवाहित होती हैं और यह अर्य प्रवाह प्रतिरूप कहलाती हैं। गुंबदाकार पर्वत, ज्वालामुखी व शंकु व छोटे छोटे आकार के जो प्रवाह प्रणाली के रूप में वह ढाल होते हैं, उसके चारों ओर वह निकलकर नदियाँ केंद्र से अपने चारों ओर बहने लग जाती हैं, तो यह प्रतिरूप अर्य अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। हिमालय की नदियों का क्रम, हम उत्तर भारत की नदियों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। नदियों में सबसे मुख्य नदी सिंधु गंगा की ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, जिसमें से यह सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी क्रम सबसे पहली हमारी सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र को यह मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। इसका भाग यह मानसरोवर झील के से कैलाश पर्वत से निकलती है, तिब्बत के भाग से। ये उत्तर पश्चिमी भाग में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। यह भाग जम्मू कश्मीर लद्दाख जिले से प्रवेश करती है और सिंधु नदी के स्थानों पर कैलाश श्रेणी को काटकर महाखंड व गार्ज भी बना हुआ है। इसमें जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, दास, गिलगित, हुंजा इसकी प्रमुख नदियां हैं। यह नदी बालूचिस्तान से गिलगित से बहते हुए एटक के निकट यह पर्वतीय प्रदेश से बाहर निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज है। ये नदियाँ पहले एक दूसरे में मिलती हैं, फिर इसकी संयुक्त द्वारा, यानी ये नदियाँ जो है पहले एक दूसरे के अंदर प्रवेश करती हैं, सभी नदियाँ आपस में मिलती हैं और फिर यह अंत में कराची के पूर्व अरब सागर में पूर्व से यह नदी के मैदान में ढाल को धीमा होकर यह 1/3 से अधिक भाग में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और पाकिस्तान में स्थित भाग 2900 किलोमीटर ये लंबी है। ये संसार की बड़ी नदियों में से एक बताई जाती है। यह सिंधु नदी तंत्र का भाग है जो कि पूर्ण रूप से समझाया है। नेक्स्ट है हमारा गंगा नदी तंत्र का भाग। गंगा नदी तंत्र में सबसे मुख्य कि यह 2 भाग से निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी, जो कि उत्तरांचल के भाग से यह नदी तंत्र यहाँ से यानी कि अलकनंदा और भागीरथी 2 भाग उत्तरांचल के भाग से निकलती है और ये देवप्रयाग में जाकर मिलती है। ये संयुक्त राम से गंगा पड़ा हुआ है। हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में यह प्रवेश करती है। इसमें कुछ इसकी प्रमुख नदियाँ जैसे यमुना, गंगा, गोमती, गंडक, सोन, घाघर, कोसी यह इसकी सहायक नदियां हैं और यमुनोत्री नामक हिमनद से यह निकलती है। यह समानांतर बहती है, इलाहाबाद के गंगा में मिल जाती है। घाघर, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। घाघर, गंडक और कोसी ये तीनों नदियां नेपाल हिमालय से निकलती है और इनके कारण हर वर्ष उत्तरी मैदान में कुछ भागों में बाढ़ भी आती है, जिससे यहाँ जनधन की हानि भी
होती है और यह उपजाऊ शक्ति प्रदान कर सकती है। कृषि योग्य भूमि भी बनाती है। इसकी सहायक नदियों में चंबल, बेतवा, क्रेन और सोन है, जिसमें से पानी की मात्रा भी कम होती है, इनकी लंबाई कम है। यह भाग बाएं और दाहिने किनारे में सहायक नदियों के जल के परिपूर्ण होकर गंगा के डेल्टाई भाग में उत्तर की ओर यह बिंदु है। यह हुगली नदी से यह नदी क्रम हुगली नदी से प्रवाहित होकर दक्षिण की ओर बहती है, डेल्टा की ओर बनाकर ये बांग्लादेश में अपना जल विसर्जन करती हैं और गंगा और ब्रह्मपुत्र में समुद्र में मिलने से पहले ये मेघना के नाम से जानी जाती है। यह भाग गंगा नामक डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई भाग है। गंगा की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर से भी अधिक है। यह अंबाला से सुंदरबन डेल्टा तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, लेकिन इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। हम 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल की गिरावट केवल 1 मीटर है, इसलिए अनेक बड़े बड़े विसर्प भी यह बनाती है। नेक्स्ट हमारी नदी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसको ब्रह्मपुत्र की ब्रह्मा की बेटी के नाम से इसको जाना जाता है। यह मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है और यह नदी चैमयार्ड ग्लेशियर से निकलती है। इस नदी का जो भाग है वह भी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, यह भी भीमताल से निकलती है, मानसरोवर के भाग से। पश्चिमी भाग में सिंधु नदी और पूर्वी भाग में जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का भाग कहलाता है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो कि सिंधु नदी से भी अधिक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी नामचा पर्वत के पास से एक दक्षिण की ओर यू अक्षर जैसे मोड़ बनाती हुई दिहांग से असम हिमालय में हमारे भारत में प्रवेश करती है। लुहित, केनवाल आदि नदियां आकर इसमें मिलती हैं। इसके बाद में इसे असम में ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं। असम में बहती हुई ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यह इस भाग में इसे पद्मा और मेघना में आकर यह मिलती है। यहाँ पर आके इसे मेघना के नाम से जाना जाता है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है। यह तिब्बत के एक ठंडा व शुष्क क्षेत्र में जल व अवसादों की मात्रा कम होती जाती है और भारत में अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर यह गुजरती है। ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर गुफित नदियों का निर्माण भी करता है। गुफित नदियों के निर्माण की यह भाग जिसमें कि अत्यधिक अवसाद के व निक्षेप भी जमा होते जाते हैं। ब्रह्मपुत्र बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। हर वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी किनारों के ऊपर बहने लगती है और असम और बांग्लादेश में बहुत अधिक जनहानि भी होती है। ब्रह्मपुत्र नदी से अवसादों के निक्षेपण की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। इसके कारण नदी ताल में काफ़ी वृद्धि भी होती है और ये अपने बार बार मार्ग बदलने के लिए भी विख्यात मानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक प्रायद्वीप की नदियाँ। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।